साथ आसिफ रशीद दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त, श्रीनगर स्टूडियो से सैयद जमुल इस्लाम हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। 8:36 हुआ चाहते हैं और प्रोग्राम में हम दोनों का साथ आप देंगे 10 बजे तक। लाइव कॉल्स का एक सेगमेंट भी रहेगा, कोशिश करेंगे कि उसमें आपकी बात सुनी जाए। कम कॉल्स आती हैं लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से जितनी कॉल्स हम रिसीव कर पाते हैं उनकी बात सुनी जाए, इंतजामिया तक बात पहुंचे, मुतलकीन तक या इदारों तक, जिम्मेदारान तक आपकी बात बराह रास्त प्रोग्राम के जरिए पहुंच सके। इस कोशिश को आज 9:40 के बाद जारी रखेंगे। दीगर मौज़ूआत भी हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा। आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल, सियासत के एतबार से, सलामती के एतबार से और खेल के एतबार से भी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम नई दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी। एक एक करके हम खबरों की तरफ चलेंगे, आपके सामने बात रखेंगे। ऐवान की कार्रवाई जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर बहस मुबाहिसा, हंगामा, मौतली का सिलसिला और इस दौरान बिलों का पास होना, ये पिछले कुछ दिनों का एक मामूल भी बन चुका है। इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। एक अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। कल का दिन छोड़कर परसों एक और इजलास होने जा रहा है। क्या चीजें तय होंगी, साल 2024 की लड़ाई कैसे सियासी तौर मुख्तलिफ सियासी जमातें लड़ेंगी, आज से एक प्लान तरतीब देने की कोशिश, हिकमत अमली आज वाज़ेह तौर पर बनाने की कोशिश होगी। इसमें जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ बड़ी खबरें। एक बार फिर से मुल्क के अंदर कोरोना वायरस या एक और नए वायरस ने दस्तक दी है। पहले केस की तस्दीक के बाद हुकूमती सतह पर रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए हैं, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। चीन के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला और ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, जब पिछले 24 घंटों के दौरान धरती कांपी है तो इसका असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक भी देखा गया है। लेकिन हलाकतें भी काफी ज्यादा हुई हैं, इस पर बात करेंगे। आगे चलकर प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ कुछ तरक्याती मंसूबों पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और आज कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, जो आज मुख्तलिफ टीमों का फ्रेंचाइज के जरिए हिस्सा बनेंगे। आईपीएल की नीलामी पर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर का क्या रोल आईपीएल के इस बार के ऑक्शन में है, उस पर ब्रीफली आपके सामने कुछ अहम नाम आज रखने वाले हैं। ये सारी मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा, बाकी कुछ खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। और आज हिस्ट्री ऑफ द रेस पहले बताएंगे। 19 तारीख है दिसंबर की और तारीख के आईने में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कई अहम तरीन वाक़यात हैं, कई ऐसी शख्सियात हैं जो आज के दिन आई, कई ने आज के दिन अलविदा कहा। और 19 दिसंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक पता क्या चलता है कि 1934 में प्रतिभा पाटिल हिंदुस्तान की जो पहली खातून सदर बनी, उनकी पैदाइश आज के दिन हुई। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज के दिन इनकी पैदाइश हुई थी। 1961 में आज ही के दिन गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजाद किया गया। 19 दिसंबर 1941 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन फौज की मुकम्मल कमान आज ही के दिन संभाली, जिसके बाद हमने देखा कि यूरोप के अंदर जिस तरीके से जूस का कत्लेआम हुआ, लाखों लोगों को एक साथ मारा गया, मुख्तलिफ जगहों पर चैम्बर्स में उन्हें जलाया गया, ये सारा काम जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस दरमियानी हिस्से के दरमियान बीच हुआ। लेकिन 1941 में जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मन फौज की मुकम्मल कमान संभाली, उसके बाद सबसे ज्यादा जुल्म सितम का आगाज इन हिस्सों में हुआ। 1154 में बादशाह हेनरी II इंग्लैंड की शहनशाह बने, जिम्मेदारी आज के दिन संभाली 1154 दिसंबर की 19 तारीख को। आज ही का दिन था जब 1932 में बीबीसी ने बैरून मुल्क नशरियात आज के दिन शुरू की 1932 में, और 90 बरस कबल रेडियो के जरिए दुनिया तक पहुंचने का एक नया सिलसिला आप कह सकते हैं, या जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बीबीसी ने एक कदम दुनिया से बाहर रखा था, जब लंदन से बाकी हिस्सों तक वो आज नशरियात का आगाज करके पहुंची थी। 1984 में चीन बरतानिया के मुश्तरका एलामिये पर आज के दिन दस्तखत हुआ। एक बड़ा एग्रीमेंट था दो ममालिक के दरमियान, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में अमेरिका के नेटो में शामिल होने के बाद चीन और बरतानिया के ताल्लुकात पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन 19 दिसंबर 1927 को आज ही के दिन कायम हुई और 1919 में अमेरिका में मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का कयाम अमल में आया। ये जो दुनिया भर के अंदर महकमा मौसमियात आप देखते हैं, या जो महकमा मौसमियात के जिम्मेदारान काम करते हैं, इसमें जो अमला होता है, जिम्मेदारान होते हैं, जदीद सहूलियात या जो आलात का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये पता लगाने की होती है क्या मगरबी हवाओं का असर है या नहीं, मौसम आइंदा 24 घंटों में कैसा रहेगा, 48 घंटों में कैसा रहेगा। ये सारा सिलसिला 1919 और 20 के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब पहली मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी अमेरिका के अंदर बनी, और उसके बाद दुनिया भर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इदारे कायम करना या फिर इनका कायम होने का सिलसिला शुरू हो गया आज से 100 बरस कबल। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज की तारीख है। इसकी अहमियत क्या है वो आपके सामने हम रखते हैं, चंद अहम तरीन वाकयात। इसके बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले दो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी और वो एक साथ।
ऐवान की कार्रवाई आप जानते हैं, आज चूंकि एक तरह से सेकंड लास्ट डे भी आप कह सकते हैं, या कुछ ही दिन बचे हैं, कल का 20 और परसों 21 तारीख, 22 तारीख को ऑफिशियली इस हुकूमत का जो आखिरी इजलास चल रहा है, ये जो सेशन जारी है वो खत्म हो जाएगा। और ऐवान की कार्रवाई, हंगामे के बीच कई बिलें पास हुई हैं और तीसरा बिल, 4 में से तीसरा बिल जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो था वो पास हो गया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बिल। चूंकि खवातीन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात, या इस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसे और कांग्रेस की हुकूमत में भी इस पर काफी गुफ्तो शनीद होती रही, लेकिन जहां तक बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की है, तो राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के बाद इस बिल को हरी झंडी मिल गई और जो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल था उसको मंजूर कर लिया गया। 33% खवातीन के लिए रिजर्वेशन के इंतजामात जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुडुचेरी असेंबलियों में भी होगी, जहां पर खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने से मुतल्लिक 2 बिलों को लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया था। और राज्यसभा के अंदर चूंकि कल काफी ज्यादा हंगामा होता रहा, अब जाकर इस हंगामा आराई के दरमियान मुख्तसर बहस हुई, सूती वोट हुए, जिसमें आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो हैं वो इसके फेवर में पड़े, मुखालफत वाले बड़े कम थे और ज्यादातर लोग सस्पेंड हो चुके थे, तो इस वजह से आसानी से पास हुआ। दोनों बिल लोकसभा से पहले जब मंजूर हुए थे, अब ये पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी है इन दोनों हाउसेज से, लोअर हाउस और अपर हाउस से कल लगी, तो दूसरी बार मुलतवी या खाने का जो वक्फा था, इस दौरान कार्रवाई शुरू हुई, तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का भी मामला उठाया, इसी दौरान इस बिल को पास कर लिया गया। अब ये जो बिल है साल 2023 का तरमीमी बिल, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के नाम से कल पढ़ा गया राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर यही बिल जो है वो मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से पेश किए गए थे। ये तीसरा कुल मिलाकर बिल। इसके बाद जो है वो ST/SC का बिल है, जिसमें मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं वो भी इंतजार करें कि शायद हुकूमत इन्हीं अगले 4 दिनों के दौरान कोई बड़ा फैसला ले, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो, उस पर कोई बहस मुबाहिसा हो, बात बने। लेकिन जब एक बात हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी बात भी मुकम्मल करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ऐवान की इस कार्रवाई के दौरान क्यों अब हदफ तनकीद हुकूमत को बनाया जा रहा है, पॉलिसीज की मुखालफत क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 500 से ज्यादा जो अरकान पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों की तादाद मिलकर ये और भी ज्यादा बनती है, लेकिन इनमें से 100 के करीब 92 ऐसे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिए गए, सस्पेंशन उनको नोटिस कल चले गए, और वो नोटिस उस वक्त गए जब इस बिल के साथ साथ बाकी बिलों पर भी हंगामा हो रहा था, लेकिन जो सिक्योरिटी कोताही का मामला है उस पर बहस कराने की मांग हुकूमत के सामने पहले दिन से हो रही है। और पार्लियामेंट में जब अपोजिशन हंगामा कर रही है तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला उस मामले पर जवाब दे जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था। अब ये जो 92 लोग हैं, इनमें से 45 राज्यसभा के हैं, और 18 दिसंबर पहला ऐसा दिन है अब तक की पार्लियामेंट में जहां पर आप देखेंगे 6 दर्जन से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट जो लाखों वोट्स लेकर अलग अलग जगहों की नुमाइंदगी करते हैं, इनको सस्पेंशन नोटिस मिले। इनमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं, जो अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन के तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी बोलते हुए नजर आए जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में नहीं थे, तो उसके बाद अपोजिशन की पूरी तरीके से एक तरह से आवाज भी बने। इन 45 अरकान जो राज्यसभा से, जिनमें TMC के रुकन भी शामिल हैं, कांग्रेस के मेंबर्स भी शामिल हैं, और कहा गया कि 11 अरकान को जिनको इस्तेहाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक मुअत्तल किया गया। अब चूंकि साथ साथ जब आप ये भी कह सकते हैं कि जब कमेटियां अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं तो तब तक सेशन मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि 4 दिन है, शायद तब तक मुश्किल है। प्रमोद तिवारी जैसे बड़े जो सीनियर मेंबर्स हैं वो कल सस्पेंड हुए। मामला सिर्फ ये था कि आप सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर बहस तो करा रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला टीवी स्क्रीन पर जवाब देने के बजाय ऐवान में जवाब दें, कार्रवाई की बात हो रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से। बहरहाल 92 में से 45 लोग जो राज्यसभा से और बाकी जो कि लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं, इनमें 74 अपोजिशन के मेंबर्स हैं। ये कल और ये आप कह सकते हैं पिछले 12 घंटों में ये सब कुछ हुआ। अब आज के दिन का सबको इंतजार है, क्या जम्मू कश्मीर का चौथा बिल पेश हो पाएगा, क्या वज़ीर दाखिला के जवाब को लेकर कोई बात कही जाएगी, सरकार की किसी मौक़िफ़ की कोई तायीद जो अभी तक की जा रही थी मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से हो सकेगी, और हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम जो लोग हैं वो आज ऐवान के बाहर कॉम्प्लेक्स में आपको महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि मीटिंग भी दिल्ली में हो तो उससे पहले हंगामे के जबरदस्त आसार हैं। ये इस तरीके से कुल मिलाकर 12वां दिन ऐवान का गुजरा है। आइंदा 3 दिनों में शायद यही हंगामा आपको देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है जो ज्यादा इम्कानात हैं कि 22 तारीख से पहले ये सेशन खत्म हो जाए। 22 तारीख ऑफिशियल डेट है। अगर यही सूरत हाल रही तो शायद ये जो 17 और 18 बिलें रखी थी, 2 आइटम्स थी, कुल मिलाकर 19 बन रही थी, शायद सब पर बहस ना हो पाए और ये बाकी जो बिल्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो ये सारे मामलात हैं जो दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई।
یہ تو ایک بات تھی، لیکن اب سید تجمل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نئی دلی کے اندر ایک اور تقریب ہو رہی تھی جہاں پر لیفٹیننٹ گورنر نے اس بیان کو پھر سے دہرایا ہے جو دربار مئو کی منتقلی کا معاملہ ہے، جس پر حزب اختلاف کئی بار کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان معاشی طور جموں اور کشمیر صوبے کو پہنچایا گیا ہے۔ اس تعلق سے لیفٹیننٹ گورنر نے ایک بڑا بیان دیا اور شہریوں کو لے کر جو سہولیات جموں کشمیر میں دی جا رہی ہیں اس پر تازہ بیان۔ سید تجمل صاحب، دلی کے اندر ہونے والی تقریب میں کیا کچھ مزید کہا گیا؟ بالکل، دیکھیں پہلے میں راجیہ سبھا سے متعلق اور لوک سبھا سے متعلق جو آپ نے خدشات کا اظہار کیا، ہم نے جب راجیہ سبھا یا لوک سبھا یا جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ان سیشنز کو کور کیا، عموماً اس طرح کے ماحول میں جب ممبران جو ہیں اپوزیشن کے ممبران ویل میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نعرہ بازی شور شرابے کے بیچ میں جو معمول کی کارروائی وقفہ صفر کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، جو ملک کی معاملات اور اپنے جو آپ کے کنسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں کے معاملات کو نظر انداز کرنے کا عموماً ٹریجری بینچ جو الزام لگاتا ہے۔ جب ٹریجری بینچ اپوزیشن میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، اپوزیشن ایشو لیس ہے، لہٰذا یہ سیکیورٹی کا معاملہ، سیکیورٹی بریچ کا معاملہ جو ہے اس کو اٹھا کر شاید ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو ضائع کرنے چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے عوام نے انہیں پارلیمنٹ تک بھیجا ہے۔ لیکن ملک کی اس پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کو بھی نازیبا الفاظ وزیر اعظم کے خلاف استعمال کرنے پر کافی وقت تک سسپینڈ کر دیا گیا، اس کے بعد انہیں باضابطہ طور پر دوبارہ رکنیت بحال کر دی گئی۔ وقت چلتا گیا اور نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ تمام دنیا بھر کے جو اس وقت ایوان ہیں ان کی نظریں جو ہے ملک کے 78 کے قریب جب ممبر پارلیمنٹ آپ انہیں فوری طور پر سسپینڈ کرتے ہیں اور مزید کارروائی کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو غالباً اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آثار، اس کے فٹ پرنٹ جو ہے وہ جمہوری طرز عمل میں کس طرح سے پڑیں گے وہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جو پہلے سے ہی نئی دلی میں خیمہ زن تھے، گزشتہ ہفتے بھی بجلی کی ویوستھا کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اب کی بار نئی دلی کے اندر بڑا بیان جاری کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بڑا بیان آیا کہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جو کئی ایک معاملات پر انہوں نے جموں کشمیر کے آس پاس میں بات رکھی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مطابق اس وقت دربار مئو کی روایت کو برقرار رکھنے کی سلسلے کو ختم کرنے کے بعد اب کہیں نہ کہیں اس کے اب ہمیں فائدے نظر آئیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دربار مئو منتقلی کے فیصلے پر روک لگانے کا فیصلہ صحیح اور سودمند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سرکاری خزانے کو چونا لگانے سے بچایا، بیشتر پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ یوں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مختلف ذرائع سے عوامی شرکت، وسائل کی منصفانہ تقسیم جواب دہ، مؤثر اور مساوی اور جامع طرز حکمرانی پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئی دلی میں بڑی اہم تقریب کے دوران وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ نچلی سطح پر انتظامی سیٹ اپ میں شفافیت اور جواب دہی پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس تقریب کے شارٹس آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے مدعا مقصد اور جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح سے۔ جموں کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم سے لے کر محبوبہ مفتی کے آخری وزارت اعلیٰ کی کرسی تک جو ہے وہ دربار مئو کی منتقلی 6 مہینہ جموں 6 مہینہ کشمیر جاتا رہا، لیکن دربار مئو کی اس منتقلی کے بعد آپ فائلیں جو ہے ای فائلوں کے بجائے مینولی ان فائلوں کو لے کر جموں جایا جاتا تھا، اس کے بعد واپس آ کر آپ کشمیر جب آپ 4 اپریل کو دوبارہ کھولتے ہیں دربار مئو، 19 نومبر کو یہاں بند کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو یہ معاملات بہت زیادہ الجھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے روز روشن کی طرح اس بات کو صاف کر دیا، کہا کہ جموں کشمیر سے اس طرح کی ان فائلوں کو بھیجنا، لینا، لے جانا، واپس لانا یہ زیادہ بہتر عمل نہیں ہے، کیوں نہ ای فائلنگ کے ذریعے سے جو سابق چیف سیکریٹری بی وی آر سبرامنیم نے شروع کیا اور آخری چیف سیکریٹری جموں کشمیر کے جو ابھی بھی ریٹائر ہوئے ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے اس کام کو مکمل کیا اور اتل دلو اس روایت کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر نے کئی ایک معاملات پر بھی بات چیت کی۔ ان کا صاف اندیہ تھا کہ جموں کشمیر میں جو کرپشن کے معاملات تھے اس میں بتدریج کمی آنے کا انہوں نے اندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ زیرو پہ جب ہم کام کرتے ہیں ہم نے پایا کہ جموں کشمیر میں حقداروں کو حق ملنے کے بجائے اس سے موروثی طور طریقوں کے ساتھ چیزوں کو رفع دفع کیا جاتا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نئی دلی کی اس تقریب کے بعد جموں کشمیر میں کئی بار سیاست کافی گرم ہوئی۔ حالیہ مہینوں میں جب دربار مئو کی منتقلی سری نگر سے جموں ہو پائی تو وہاں کے دکانداروں، تاجروں، انڈسٹریلسٹس اور رینٹ پہ جو اپنے ریزیڈنشل کوارٹرز بنا رکھے تھے لوگوں نے، تاکہ کشمیر کے ایک تو دربار مئو منتقلی اور اس کے بعد جو ملازمین چھٹیاں ملتی ہیں خصوصاً ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، لوور کورٹ اور باقی دفاتروں میں
सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, जब 1-1.5 महीना आपको छुट्टियां मिलते थे तो लेबर क्लास से लेकर जो सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना है वो जम्मू से शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन जम्मू में रघुनाथ बाजार से लेकर आसपास के कई एक इलाकों तक दुकानदारों ने अपनी मंदी का इजहार किया। उन्हें कहा कि इस रिवायत को रौनकें बख्शने की जरूरत, इस रिवायत को खत्म कर दिया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अज़म का इजहार किया कि मैनुअल फाइलों के बजाय ई फाइल्स भेजी जाएंगी और लोगों को सिविल सेक्रेटरीट आने की जरूरत नहीं है। मेला से इसी लगता सारे है कि प्रोसेस जब आप पर वो जम्मू रोशनी दफ्तर डाल रहे जाते थे और कह रहे थे सेक्रेटरीट के कि बाद। जो मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी खिदमात को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए पोर्टल भी है मॉनिटरिंग के लिए, 1000 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जो फैसला था उसको फिर से उन्होंने डिफेंड किया। ये वही फैसला है जिस पर आज भी कई सियासी जमातें कहती हैं कि हम इक्तदार में आई तो हम इस फैसले को खत्म करेंगे, वो जो पुरानी रिवायत थी उसको कायम रखेंगे। लेकिन हमने सरकारी खजाने को मजीद नुकसान से बचाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के चंद अल्फाज आपको सुनाते और दिखाते हैं। नई दिल्ली में होने वाली तकरीब जहां गुड गवर्नेंस पर ही दरअसल बात हो रही थी और इस मौजू पर बात करते हुए मजीद उन्होंने क्या कहा, सीधा दिल्ली से सुनते हैं। के जमाने से दरबार मूव की प्रथा थी। वो अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को श्रीनगर से दरबार जम्मू जाता था और अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को जम्मू से श्रीनगर जाता था। तारीख 27 अक्टूबर थी। 3-4 दिन पहले उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि साहब उस दिन आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा। तो मैं गया तो मैंने देखा कि 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब दरबार मूव हो रहा है। तो 15-17 दिन तो काम का माहौल नहीं रहता था। लगभग 1000 कमरे श्रीनगर में 6 महीने किराए पर लिए जाते थे और लगभग 800 कमरे रेंट पर दिए जाते थे होटल में जम्मू में। तो ये तय हुआ कि भैया अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आना है तो कोई ट्रक नहीं आनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि ऑनलाइन सर्विसेज देश में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ही दे रहा है और देश में हम नंबर 1 हैं। मध्य प्रदेश 1.5 महीने पहले तक नंबर 1 था, अब हम लोग मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ चुके हैं। बताया गया 7 अगस्त 2020 पहला फोन मेरे पास किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, में नाम नहीं लूंगा, उनका आया और उन्होंने कहा कि मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने 5 साल पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो 2-3 दिन हुआ था मुझे भी। उस समय के चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इनका फोन आया था, देख लीजिए। 2-3 दिन बाद महाराष्ट्र से किसी पूर्व सीएम का फोन आया कि साहब एक मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्लेयर, इन्होंने काम किया था 6 साल पहले, भुगतान नहीं हुआ। अब ये एक रेगुलर फीचर हो गया कि रोज 2-3 दिन में कोई न कोई फोन आता था। तो मैंने कोशिश की थोड़ी गहराई में जाने की, तो जानकारी ये किया तो पता लगा कि ऐसे अनेक काम हैं जिनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं, फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं, कोई टेंडर नहीं, काम हो गए, बेचारे दौड़ भी रहे। तो पहली व्यवस्था जो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पहले से लागू की हुई है कि कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, फाइनेंशियल सैंक्शन के और ई टेंडरिंग के नहीं होगा। एक अलग से उसमें फीचर ये जोड़ दिया गया कि काम का फोटोग्राफ का ना, जियो टैगिंग जब तक नहीं होगी तब तक ट्रेजरी बिल नहीं देगी। बड़ा शोर मचा कि साहब ये तो अब काम यहाँ होगा ही नहीं। लेकिन उस व्यवस्था का परिणाम जब मैं देखता हूँ 3 साल या मैं कहूँ कि 40 महीने में, तो उस समय एक वर्ष में अगर 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे। और मुझे लगता है कि जनता से छिपाना ये गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता है। जनता को हर चीज बताई जाए और सही बात बताई जाए तो लोग भरोसा करते हैं। और इसलिए किसी पंचायत में अगर कोई काम हो रहा है तो वहां के लोग भी जाने कि साहब इतनी धनराशि स्वीकृत की गई, ये काम हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में होने वाली गुड गवर्नेंस के मौजू पर तकरीब, उसमें खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब तरक्याती मंसूबों की बात हो रही थी, 92,560 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे थे। लेकिन इन्हीं मंसूबों में हम जरा PMGSY, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है या देही सड़क जो स्कीम है, उसके तहत होने वाले जो काम है या पेशरफ्त है, उसका भी जरा जायजा लेते हैं।
और कुछ डायरेक्शंस भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं। लेकिन आज के वक्त में जब हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं तो PMGSY के तहत इस बार भी अभी 47 ऐसे पुल हैं और 900 किलोमीटर सड़कें हैं जिनका मुकम्मल किया जाना अभी बाकी है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने जब बहुत सारी शिकायतें कई एक इलाकों से मौसूल हुई कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता ही नहीं, सड़क का काम शुरू कर दिया जाता है, तो हुकूमत ने मुतलका महकमे को जब काम शुरू किया जाए उससे पहले एक तो तकनीकी और दूसरा जो इंतज़ामी मंजूरी है उसको लाजमी करार दे दिया है। कहीं पर भी आप ब्लैक टॉपिंग का काम वो तो बाद में होता है, लेकिन अर्थ कटिंग का जो पर्टिकुलरली काम होता है जिसमें बीच में फॉरेस्ट लैंड आ जाती है, बीच में आप बाकी महकमों की कहीं ज़मीन है वो अगर आ जाए, तो इसलिए उन महकमों से रुजू करना और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सबसे पहले होना, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और एक साल के दौरान PMGSY के तहत क्या खोया क्या पाया जम्मू कश्मीर ने, कुछ फिगर्स भी हैं। हिलाल हंजूरी के पास चलेंगे, कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो PMGSY के तहत मुतअद्दिद पुल हैं और 900 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हैं, ये अभी तक मुकम्मल होना बाकी है। क्या इनकी कोई डेडलाइन फिक्स थी या नेक्स्ट कोई डेडलाइन फिक्स की गई है, मुकम्मल कब होंगी? देखिए आसिफ, ये साल भर का प्लान होता है और साल भर में आपने क्या कुछ करना है और कितना प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत आपको जो 2 फेज इन्होंने दिए थे, इन 2 फेज के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं और इसमें किस काम पे कितना पेशरफ्त हुआ है, और इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए ही नहीं हैं। और इसमें लगभग अभी तक ये बताया जा रहा है कि 47 ऐसे पुल और 900 किलोमीटर की जो सड़क की मसाफत है जिससे ब्लैक टॉपिंग करनी थी, जिसे बनाना था, वो नहीं बना पाए। और इस हवाले से 65 पुलों के मुकाबले में सिर्फ 47 का काम अभी नहीं हुआ है और लगभग 59 सड़कों के प्रोजेक्टों की तामीर के लिए 453 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे काम जो है 50% के आसपास जो काम है वो नहीं हो पाया है। और इस तरह से मरकजी दिही वजारत दिही तरक्की के साथ होने वाली पिछली मीटिंग के मिनट्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर उनकी जानिब से जो मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने जो अहवाल दिया कि उसमें चीफ इंजीनियर 2 वो भी इसमें शामिल रहे थे, तो उन्होंने जो उजरात वहां पर पेश किए वो इस तरह के किए कि ये सड़क प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं हुए कि इसके 2-3 रीजन रहे। एक रीजन ये कि जिन सड़कों को अक्सर नौ तामीर करना है या नए सिरे से बनाना है, तो उनके लिए जो अर्थ कटिंग का सिलसिला है उसकी जो NOCs है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी को देना है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, तो वहां से जब वो गुजरती हैं तो उसके लिए उनका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो है इनको दरदस्त नहीं लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो फंड्स की कमी रही है, तो फंड्स की कमी की वजह से भी चाहे पुल बनाने हो, ब्लैक टॉपिंग करनी हो या बाकी जो मटेरियल उसमें डालना होता है, उसमें थोड़ा सा ताखीर हुआ है। नतीजा ये है कि जिस निस्बत से या जिस मकसद से यह प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना का फेज 1 और फेज 2 था, दोनों में काम जो है वो थोड़े अधूरे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। कुल मिलाकर जो इनके लिए 453 करोड़ रुपए का खर्चा रखा गया था, हालांकि 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो चुका है, लेकिन बाकी मानदा रकूमात जो है, चाहे वो रकूमात की अदम अदायगी या NOCs न मिलने की वजह से ये रकूमात न खर्च हो सके और न ही जमीनी स्तर पर इस पर काम हो सका। फिलहाल और इसका जब ग्राउंड जीरो पर हम देखते हैं तो इसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि मुझे याद है कि एक वक्त में जब अवामी सरकारें हुआ करती थी तो चाडूरा में एक मामूली सा ब्रिज जो है उसका 2 बार इफ्ताह हुआ। एक बार वजीर मामलिकत जावेद मुस्तफा मीर साहब आए, उस वक्त के काबीना वजीर गुलचरण सिंह चाड़क आए, और ये भी एक कंफ्यूजन था कि 2 वजीरों को अलग अलग से उसका इफ्ताह करने की नौबत क्यों थी। ये तामीर और तरक्की का रेस था। लेकिन जब आप इतने सारे पुल नहीं बना सके और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत या प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी स्कीमों के तहत जब आप देही इलाकों में ग्रामीण सड़कें बनाने के में नाकाम हो चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पे इसका असर तो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा हुक्मरान जमात पे पड़ेगा। देखिए 2 चीजें हैं तजुम्मुल। एक तो ये कि जो साबिका सरकारें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 बार ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका 2 या 3 बार भी इनॉग्रेशन हुआ है, और एक पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस रहता था उस चीज के लिए कि कौन किसका फायदा उठाना चाहता था। एक पहलू उसका ये भी था। दूसरा ये कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो मरकजी मामलत वाली स्कीमें हैं, हमेशा इनकी अमलावरी में रुकावटें देखी हैं, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर रही हैं या
لیفٹنٹ گورنر کا جو شاسن ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. ہر وقت اس طرح کی جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس میں ڈیلے جو ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے. ہاں اب ایک چیز ہے کہ کبھی کوئی فیز ایسا آتا ہے کہ جس میں زیادہ ڈیلے رہتا ہے, جس میں رکومات کی واگزاری نہیں ہو پاتی ہے, جس میں جو کام کا ایگزیکیوشن ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ وجوہات ہوتے ہیں, اور آج جو وجوہات ہیں وہ یہی بتائے گئے کہ رکومات کم تھے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ NOCs نہیں مل رہی ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. جب کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے NOC نہیں ملے گی, اپروول نہیں ملے گا, تو دوسرا ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کام وہاں سے کرنے سے قاصر ہی رہتا ہے, اور ایک رول بھی ہے کہ وہ وہاں پر کوئی کام نہ کرے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیشہ نہیں کر پاتا. بہت بہت شکریہ میر ہلال ہاجوری اپنی رہائش گاہ سے ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑنے کے. ناظرین, یہ انتہائی اہم خبر آپ تک ہم لا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جال بچھانے کے لیے نہ صرف مرکز کی طرف سے فراغ دلانا امداد, بلکہ جموں کشمیر سرکار کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے جو اس وقت نئی دلی میں موجود ہیں, اور تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ان کی نظر ہے, اور شفافیت لانے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ کام کر کے بھی دکھانا ہوگا. کیونکہ ماضی کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوڑ سی لگی رہتی تھی, ایک ریس سی لگی ہوتی تھی. حالانکہ سلیکٹو اپروچ بھی کئی جگہوں پہ تھا. میں نے جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر کے تحت جو اسکیمیں آتی ہے, جو گرامین سڑکیں ہیں اور جو دور دراز علاقوں میں آپ کو سڑک رابطہ بحال کرنا ہے, مجھے یاد ہے کہ جو DPRs بنے تھے, چاہے وہ پچھلے حکومتوں میں نے بنائے تھے یا نئی حکومتوں نے تعمیر کیے تھے, اس کے بعد جو DPRs بنے تھے اس کا امپلیمنٹیشن آپ کو کچھ اندازہ اس طرح سے لگے گا کہ بیشتر پل جو ہیں جنہیں بننا چاہیے تھا ان کی تعداد 47 ہے, اور 900 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا جموں کشمیر میں تقریباً 1000 کلومیٹر کے آس پاس. جب شری نگر سے دلی کی دوری آپ طے کرتے ہیں تو وہ بھی 900 کلومیٹر ہے. یعنی اتنی ہی دوری جو ہے اس میں آپ نے PMGSY کے تحت آپ نے پروجیکٹ ہاتھ میں لینے تھے اور ان پروجیکٹوں کو مکمل کرنا تھا. انٹرنیٹ کی کوئی پریشانی نہیں, اور اس سال جو ہے صحت بھی ٹھیک رہی, کووڈ-19 کے پرچھائیں ختم ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہو پائے. آنے والے وقت میں جو ہے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ 900 کلومیٹر کی مسافت آپ نے روڈز بلیک ٹاپنگ یا میگڈمائز کرنے تھے, نہیں کیے. آپ نے 50 کے قریب پل تعمیر کرنے تھے, نہیں کیے. سدبھاونا کے تحت آرمی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ آپ نے جن پلوں کو اوپری علاقوں میں تعمیر کرنا تھا وہ کیوں نہیں بن پائے. لیکن یہ تعمیر و ترقی کا نقشہ جو ہے اس میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ واپس چلا جائے گا, لیپس ہو جائے گا. لیکن مواصلاتی کمپنیوں کو دور دراز علاقوں تک, گریز میں ٹاور نصب کرنے تک, اس کے بعد اوپری علاقوں میں, چناب کے اوپری علاقوں میں یا شپیان کے اوپری علاقوں میں جب آپ نے روڈ کٹانے کے لیے پرمیشن تک دے دیے, انہوں نے اپنا وہ کام مکمل کیا. ہمارے PMGSY کے تحت یہ پروجیکٹ ادھورے سے نامکمل کیسے رہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ آنے والے وقت میں جو ہے ضرور حکمرانوں سے پوچھا جائے گا. لیکن اب ایک اور اہم خبر کا رخ کرتے ہیں. ناظرین, جموں کشمیر سے سیاسی طور پر بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق اب کی بات جموں کشمیر کے عام لوگوں کو نئی دلی کی سیاست پر ہی یقین کرنا پڑا. لیکن نئی دلی کی سیاست میں جموں کشمیر کے لیے 3 ممبر پارلیمنٹ کشمیر سے اور 2 کے قریب ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ جموں سے جب اس وقت پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں, اپنی باتیں رکھ رہے ہیں, اسی بیچ میں آنے والے وقت میں انڈیا الائنس کے نام سے جموں کشمیر کی کئی مین سٹریم پارٹیاں برابر اس میں شریک ہو چکی ہیں. اور محبوبہ مفتی جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ, بلکہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے سب سے طویل تجربے کار اور کامیاب پولیٹیشین, ابھی تک جو ہے انڈین الائنس کے اس اجلاس میں شامل ہونے کے لیے حامی بری ہوئی ہے. انڈیا اتحاد کی میٹنگ جو ہے وہ آج متوقع ہے, اور دہلی میں دوپہر 3 بجے یہ میٹنگ جو ہے یہ شروع ہو جائے گی. اور اس میں انڈیا الائنس نے اب کی بار اس میٹنگ میں تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں لوک سبھا چناؤں کے لیے الائنس امیدوار یا مشترکہ امیدواروں کا فیصلہ کرنا ہوگا. یعنی اگر انڈیا الائنس نے جموں کشمیر کے 5 ودھان سبھا کی سیٹوں پر, سنسد کی سیٹوں پر اب الگ الگ سے امیدوار اتارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی پکی لیکن خرچہ اپنا اپنا. اور اگر آپ نے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا کٹھن ماحول کو بانپتے ہوئے, اور جس انداز سے پارلیمنٹ میں 78 کے قریب ممبر پارلیمنٹ کو فی الحال رخصت کر دیا گیا,
सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद इस मीटिंग की अहमियत इंतहाई ज्यादा बढ़ गई है। इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी साख का दायरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वर यादव और इसके अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ की वो तमाम जमातें जो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में है। इंडिया अलायंस के लिए एक और इम्तिहान ये है कि आपने राजस्थान में किस तरह से इलेक्शन लड़ा, आपने दूसरे रियासतों में इंतखाबात मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो इंतखाबी माहौल था वो इंडिया अलायंस क्यों नहीं लड़ा। सवालात ये थे, उमर अब्दुल्ला ने भी बारहा पूछा, उनसे भी जब ये सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस की नाकामी नहीं बल्कि कांग्रेस की हिकमत अमली को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में जीती हुई बाजी को आज खुद इंडिया अलायंस ने हार में तब्दील कर दिया, इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश और बाकी रियासतों में भी पड़ सकती है। इंडिया अलायंस के आज के इस इजलास में 3 अहम बातों पर चर्चा हो सकता है। नंबर 1, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खजाना, खारजी वुजरा के उन पॉलिसियों के बाद इंडिया अलायंस के नामों पे किस तरह से मोहर साबित होगा, कौन से वो लीडर होंगे जिन्हें अब की बार अलायंस का टिकट होगा, क्या उत्तर प्रदेश का मिजाज, बिहार की राजनीति और बाकी मध्य प्रदेश की जो अपनी मिठास है और साथ ही साथ तेलंगाना हैदराबाद में जो सियासत है वो इंडिया अलायंस के बैनर में काम करना पसंद करेगी या इस अमल को पसंद नहीं करेगी। नंबर 2, क्या लोकसभा चुनाव में जब जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया कि पार्लियामेंट में जो बिल पास कर दी गई है उसी के आसपास में उस फैसले को बरकरार रखा जाएगा, यानी आगे कौवा पीछे खाई के मिसदार अब कोई रास्ता 370-35 की बहाली की वकालत तक नहीं कर सकता। इंडिया अलायंस को यह सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को जम्मू की 2 सीटों पर जहां गुलाम नबी आजाद पहले से ही अपने राह पे रवाना हो चुके हैं, क्या वो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कटने का अमल मुकम्मल करेंगे या वो जीत की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। कश्मीर आते आते आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर। इसमें आपको इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी और पीडीपी को क्या शेयर मिलेगा या नहीं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बंटवारे की और तकसीम कारी की सियासत में यकीन करेगी या नहीं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी बज़िद है कि उनके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है और 3 को नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सिंबल मिलना चाहे, लेकिन इंडिया अलायंस ये भी कहती है कि इन 3 निशस्तों पर मुश्तरका तौर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। नई दिल्ली, आज का दिन दोपहर के 3 बजे इंडियन अलायंस जम्मू कश्मीर में 370-35 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आने वाले वक्त में लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के ऐलान पर चर्चा जरूर कर सकती है, शायद फैसला न ले पाए। आज की मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। नई दिल्ली के अंदर होने वाले इस इजलास में गुफ्तगू तो होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत, लेकिन पॉइंट ऑफ एजेंडाज में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो सीट शेयरिंग का मामला, क्योंकि हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए 5 रियासतों में, जिनमें से छत्तीसगढ़ के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस ने हुकूमतें गंवाई हैं, इसी तरीके से तेलंगाना में उसकी हालांकि अच्छी जीत रही, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो पूरा हिंदी बेल्ट था वहां पर वोट शेयर कम होना, उस पर भी सवालिया निशान था। अब सबकी नजरें आज की मीटिंग पर हैं और सीट शेयरिंग को लेकर जो एक दूसरे पर सवाल उठे थे, जिनमें अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे, उस दरमियान वोट एक दूसरे ने लिए, लेकिन इंडिया अलायंस के खाते में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं थे। और दूसरी बात, चूंकि परसों एक और इजलास होने जा रहा है 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग ग्रुप का, तो आज जो कुछ चीजें तय होगी, इस पूरे ग्रुप को या इत्तेहाद को लीड करने वाली कांग्रेस की जमात है, तो कैसे सीट शेयरिंग के मामले पर इत्तेफाक हो पाएगा। आज जो पॉइंट्स रहेंगे जिन पर डिस्कशन होगा वो 21 तारीख को कांग्रेस डिस्कस करेगी और ये भी मंथन किया जाएगा कि हमारी हार किस वजह से असेंबली इंतखाबात में हुई और लोकसभा इंतखाबात में क्या नया किया जा सकता है। ये तो एक तरफ की बात थी। सियासत के बाद बात जरा सलामती की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे मिलिटेंसी का ग्राफ काफी नीचे आया है, कम हुआ है मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, और कश्मीर के मुकाबले जम्मू के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन्स या 2 खित्ते जिनमें चिनाब और पीर पंचाल है, जहां पर माजी करीब में कई ऐसे वाकयात रोनमा हुए जहां पर मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां तेज होती हुई हमने पिछले 2 से 2.5 बरसों के दौरान देखी हैं। और इसी का नतीजा यह है कि अब जाकर अलग अलग जगहों पर जहां मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा आते रहे,
मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी के खात्मे के लिए खवातीन की भी शमूलियत को सिक्योरिटी दस्तों के साथ यकीनी बनाने की कोशिश हो रही है। जिला डोडा के अंदर इसी तरह का एक कदम उठाया गया है जहां पर खवातीन को तरबियत फराहम की जा रही है, और ये वो खवातीन हैं जो विलेज डिफेंस कमेटियां पहले कहलाती थी, अब विलेज डिफेंस गार्ड्स कहलाती हैं। तो उन गार्ड्स का एक तरह से ये हिस्सा है। डोडा पुलिस की तरफ से ये बड़ी कैंपेन या आप कह सकते हैं तरबियत फराहम करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है, और कई खवातीन जिनमें पूजा देवी जैसी खवातीन हैं जो इन दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, और आज उन्हें तरबियत फराहम की जा रही है। अब इसमें ख़ास बात ये भी है कि जहाँ पर आप VDCs को मकामी सतह पर या विलेज डिफेंस ग्रुप्स जो आज के वक्त में काम करते हैं जो काफ़ी सरगर्म हैं, उनके साथ खवातीन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें और मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का खात्मा हो, उसमें इन सभी को अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश के तौर पर इस इक़दाम को भी देखा जा रहा है, जहां पर खवातीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। और पुलिस हुकाम जो डोडा के अंदर सबसे पहले चिनाब वैली के अंदर इस तरह का कदम उठाया गया, अब इन खवातीन को तरबियत भी फराहम मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कर रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 250 के आसपास ऐसे लोग हैं, 250 के आसपास ये खवातीन हैं जो वादी चिनाब में हथियार कैसे चलाएंगे तरबियत हासिल कर रही हैं, और किसी एक हिस्से को नहीं पूरे ज़िले से अलग अलग जगहों से खवातीन का इंतखाब किया गया है। और जो विलेज डिफेंस ग्रुप हैं या जो कमेटियां जो मेल मेंबर्स काम करते हैं, उनके साथ ये भी आपको इन इलाकों में सरगर्म नजर आएंगी। ये कब हुआ है? जब साबिक पुलिस सरबराह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर काम करने वाले लोग जो हैं, नौजवान हैं, उनको भी तरबियत फराहम की जानी चाहिए ताकि जंगलों में अलग अलग जगहों पर पनाह लेने वाले मिलिटेंटों का अगर सफाया करना या उनके खात्मे के लिए तो लोकल्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और SP वैद के इस बयान के बाद बहुत सारी हलचल भी हमने देखी जम्मू कश्मीर के अंदर, और बालाकोट जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद से कई एक मकामात पर, और इसी प्रोग्राम के जरिए आपको बताया था कि जहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको भी हथियार फराहम किए गए राजौरी के अंदर, और चिनाब वैली के अंदर भी मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए, इस ग्राफ को नीचे लाने के लिए इस अहम कदम को उठाने का फैसला लिया गया। सईद जमुल, कैसे इस डेवलपमेंट को सिक्योरिटी के एतबार से देखा जाए? आसिफ, जिस वक्त आपने विलेज डिफेंस गार्ड जो पहले विलेज डिफेंस कमेटियां कहलाती थी, इस पे काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म रही, खुसूसन खत्ता चनाब, पीर पंचाल, और हालांकि इसका दायरा जो है जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा है। कश्मीर चूँकि मिलिटेंसी प्रभावित रहा, यहाँ पर आप किसी आम शहरी के हाथ में बंदूक थमा के उससे आप हिफाजत की तवक्को करेंगे तो शायद अबस होगा, झूठ होगा, गलत होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हथियार छीनने की वारदातें जो है जो अब करीबन 2 साल से रुक चुकी है। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर के ट्रेंड पुलिस एहलकार या घर लौटे आर्मी जवानों की जब छुट्टियां वो मनाने घर आ जाते थे तो हमने मिलिटेंसी के वारदातों में भी इजाफा पाया। लेकिन जब कश्मीर से बाहर निकलकर आप जम्मू में देखेंगे, जम्मू में आपने देखा कि में बंदूकों के दहाने खोल दिए और खून में लथपथ अपने कई हमसायों को पाया, जिसके बाद जो कि सिक्योरिटी तनसीबात पर जो व्यू लिया गया था उसमें साबिक डायरेक्टर जनरल और मौजूदा डायरेक्टर जनरल और जो ग्राउंड जीरो पे पुलिस अमला मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, क्राइम पुलिसिंग अपनी जगह। जमुल, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त SSP डोडा ज्वाइन किए हैं अब्दुल कयूम साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और चूंकि जब डोडा की बात हो रही है, यह अहम तरीन मौका है कि हम इनसे मजीद इस पर जानकारी भी ले सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, और गुड मॉर्निंग प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये जो डेवलपमेंट अभी हुई है खवातीन को या विमेंस को, VDG ग्रुप्स का जो हिस्सा है 250 के आसपास ये विमेंस हैं, क्या इनमें तमाम की तमाम ये खवातीन या जो महिलाएं हैं नए सिरे से तरबियत फराहम की जा रही हैं, या ऑलरेडी ये VDGs का या VDCs जो पहले हुआ करती थी उनका हिस्सा थी, या फिर ये तमाम नई लड़कियां हैं, नई खवातीन हैं जिनको आप इस प्रोग्राम के तहत अब तरबियत फराहम कर रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। ये जो फीमेल VDG मेंबर हैं ये पहले से ही हैं, 90s में जब इनको VDGs वेपन दिए गए थे तब से ही है, तब से ट्रेनिंग रेगुलरली कर रहे हैं। उसी का हिस्सा हम ट्रेनिंग को और मजीद बढ़ाते हुए हमने इनको लोकल एरिया डोमिनेशन और इनका जो गांव है उसमें पेट्रोलिंग और जो प्रैक्टिस होती हैं वो हमने इनको बताई है, वेपन हैंडलिंग सिखाया है। इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। उसी सिलसिला में एक अहम प्रोग्राम होता है जिसको हम रेंज क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें फायरिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो फायरिंग प्रैक्टिस पूरी VDGs जो हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में उनकी चल रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो इसमें फीमेल भी हैं कोई 250 के करीब, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं।
تو یہ تربیت فراہم کرنے کا کیا کوئی پیریڈ رہتا ہے یا ساتھ ساتھ ٹریننگ ہوگی اور ایریاز کے اندر جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر ان کو بھیجا بھی جا سکتا ہے، یا صرف پروٹیکشن کا یہ کام جو وہ اپنے ایریاز کے اندر ان کو پرٹیکولرلی سونپا جائے گا؟ یہ دیکھیے ریگولر فیچر ہے ٹریننگ کا، اور ہر سال ہم یہ جو ہے فائرنگ پریکٹس کرواتے ہیں، اور ان کو اپنے ہی گاؤں میں، کہیں باہر نہیں بھیجا جائے گا، اپنے ہی گاؤں کی سرکشا کے لیے رکھا جائے گا۔ جس مقصد کے لیے ویڈی جی بنائی گئی ہے وہی مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ وہی پولیس، پیراملٹری فورسز اور آرمی کو اسسٹ کرتے ہیں اپنے گاؤں کی پروٹیکشن کرنے میں۔ واقعی میں بطور سینئر پولیس آفیسر عبدالقیوم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بڑے اور اہم قدم سے یہ چیزیں جو ہے، یہ ملٹنسی کا گراف آلریڈی نیچے آیا ہے اور زیرو تک لے جانے میں ویمنز کا ایک امپورٹنٹ رول رہنے والا ہے؟ جی ہاں، جیسے دیکھیے آپ ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ہر جگہ وی ڈی جی ہیں، اور وی ڈی جی کافی ایکٹیو رہی ہیں اس سے پہلے بھی، اور آج بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور ان کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے ٹریننگز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا کافی اچھا رول رہتا ہے، مہیلا ہوں یا میل ممبر ہوں، ان سب کا اچھا رول رہتا ہے، کیونکہ کئی بار میل ممبر گھر سے باہر ہوتے ہیں تو مہیلا جو ہیں وہ اپنے گاؤں کی پروٹیکشن اچھی طرح کرتی ہیں۔ جی، ہمارے ساتھی سید تجمل صاحب بھی آپ سے کچھ سوال کریں۔ تجمل صاحب، ایس ایس پی صاحب سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں آپ۔ ایس ایس پی صاحب، جس وقت ان مہیلاؤں کی بات کرتے ہیں، پرشوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ غلط طریقے سے اس بندوق کا بھی استعمال ہوا، حالانکہ اس کے فائدے اگر ہم 99 گنوائیں اور ایک کے خدشے سے خدا نخواستہ یہ سارا امید جو ہے یہ ناکامی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کاؤنسلنگ ٹریننگ پیریڈ کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت آپ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں لیکن اس بندوق کا قطعی طور پر استعمال ذاتی معاملات میں نہ ہو جائے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، میں اتنا ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ان کا سوال میں دہرا دیتا ہوں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بندوق کا غلط استعمال ہو؟ ماضی میں اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھے جہاں پر گھریلو کوئی جھگڑا ہوا یا ایسے معاملات ہوئے تو وہاں پر بندوق کا استعمال کیا گیا، اس چیز کو کیسے یقینی بنایا جا سکے گا؟ دیکھیے یہاں جہاں بھی کوئی چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کاغذ لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ 90 سے ان کے پاس ویپن ہے اور ویپن ہینڈلنگ کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے، تو اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں آیا ہے کہ مہیلاؤں نے کوئی اس کا، جو ہماری فیمیل وی ڈی جی انہوں نے کوئی اس کا مس یوز کیا ہو۔ تو کہیں جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں ہم کاغذ لیتے ہیں، بٹ ایسا جنرلی ایسا کچھ نہیں۔ ایک آخری چیز قیوم صاحب، کیا یہ ہتھیار جو آپ بتا رہے ہیں 90s میں دیے گئے ہیں، جو بعد میں خواتین جڑی ہیں جو وی ڈی جیز کا حصہ بنی ہیں، ان کو ہتھیار آج سے دیے جائیں گے یا دیے جا رہے ہیں یا پھر آلریڈی سب کے پاس ہیں؟ یہ ریگولر فیچر ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، نئے ممبر بنتے ہیں، پرانے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ ہم نئے ممبر بناتے ہیں، تو یہ ویپن دیتے رہتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، ایس ایس پی ڈوڈا ہمارے ساتھ تھے، اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں 250 کے قریب خواتین ہیں، جو تصویریں آپ کے سامنے یہی وہ خواتین ہیں جو پہلا گروپ ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ریگولر فیچر ہے جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جائے گی، تربیت فراہم کی جائے گی، اور سیکیورٹی فورسز کو کہیں پر سرچ آپریشن ہوگا، کہیں پر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے یا پھر کوئی ملٹنسی مخالف آپریشن چلائے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ تعاون کریں گے سیکیورٹی اداروں کا۔ اس لیے تربیت فراہم کرنا اور اس کا مس یوز نہ ہو، اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے، بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو بات ذرا راشن کارڈ ہولڈرز کی بھی کریں گے، اور کچھ نئے لوگوں کو راشن کارڈ فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا، وہ کون سے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ خبریں بھی ہیں، نئی دلی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انلیگل مائننگ کے خلاف شکنجہ کسا گیا ہے۔ جموں کے اندر کارروائی کشمیر صوبے کے اندر جیسے ہو رہی تھی کچھ ایک مقامات پر ویسے ہی شروع کی گئی ہے، اور فراڈسٹرز سے بچنے کے لیے کل آپ کے سامنے جہاں پر ہم نے بتایا کہ کیسے جموں کشمیر کے اندر بھی کئی لوگ جو نوکریوں کا جھانسا دے کر آپ سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں۔ آج ایک رپورٹ اور آئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی کئی لوگ جو کہ آن لائن ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور ان فراڈسٹرز کے کہنے پر رجسٹریشن کروا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں وہ ویب سائٹ بند ہو سکتی ہے۔ ڈیٹیلز آپ کے سامنے بریک کے اس پار رکھیں گے۔